Guys, can I move forward? Yes, sir. Yes. ठीक है, I'll be doing more 20 minutes, 5:30 तक हम इसको करते हैं, ठीक है। बाकी हम वापस कल कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा धीरे भागना नहीं है इसके अंदर। और कल हम लोग डिविडेंड लेंगे साथ में, और कुछ डिविडेंड सॉरी किया हमने, डिपॉजिट लेंगे साथ में, कुछ और भी ऐड करेंगे। आज हम लोग एफएम नहीं करेंगे। रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड। अब ये सेक्शन के अंदर थोड़ा बोरिंग सेक्शन है। इसमें क्या देखना है, ये कह रहा है कि कौन से ऐसे रेजोल्यूशंस है जो MGT 14 के अंदर आपको ROC को सबमिट करने पड़ेंगे। ये रहा आपका आंसर कि कौन से रेजोल्यूशन सबमिट करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा आपकी कंपनी के सब SR, नंबर 2 आपके कंपनी के ऐसे रेजोल्यूशन जो हर एक मेंबर ने अप्रूव किए हैं, लेकिन अगर अप्रूव नहीं किए होते तो आपको क्या चाहिए था, मिनिमम SR। मतलब ये कि रेजोल्यूशन अपलोड करने हैं, और जहाँ पे यूनानिमस रेजोल्यूशन मिला वो भी अपलोड करने हैं। फिर उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी, जहाँ पे आप उस अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल, अपॉइंटमेंट या वेरिएशंस ऑफ MD की बात कर रहे हो, MD, वो सारे के सारे आपको अपलोड करने चाहिए रेजोल्यूशंस। ठीक कहता है कि अगेन रेजोल्यूशन एंड अग्रीमेंट्स जो मेंबर्स ने अग्री तो कर दिए है, लेकिन अगर अग्री नहीं किए जाते तो मिनिमम क्या लगता है उसके अंदर, सिंपल मेजोरिटी, जिसको हम कहते हैं OR। I repeat this: resolutions or agreements which have been agreed by any class of members, but which, if not so agreed, will not have been effective for their purpose unless they have been passed by a specified majority। मतलब क्लास ऑफ मेंबर्स से सबने अग्री तो कर दिया, लेकिन अगर अग्री नहीं हुआ तो मिनिमम क्या लगता, OR लग जाता। और नंबर 5 वॉल्यूम बाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन, जब हम बाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन पास करते हैं अंडर इंडियन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। कैसे याद रखें, याद रखना ये 5 शब्द को याद रखने का तरीका, कौन से रेजोल्यूशंस को आपको MGT 14 में सबमिट करना है। नंबर 1 SR, नंबर 2 रेजोल्यूशंस जहां पे मेंबर्स ने सबने अग्री कर दिया, लेकिन अगर अग्री नहीं किया होता तो वो जहां पे SR मैंडेटरी था। नंबर 3 अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ MD। नंबर 4 अपॉइंटमेंट या अग्रीमेंट्स अग्रीड बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर्स, लेकिन अगर अग्री नहीं किया होता तो उसे हम क्या कहते हैं, OR तो जरूरी था। और नंबर 5 वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन जो IBC के तहत था। टेक्निकली देखा जाए तो 4 तो आप इजीली बाहर कर सकते हो। नंबर 1 SR, नंबर 2 यूनानिमस बट नॉट देन SR वाज रिक्वायर्ड, नंबर 3 रेजोल्यूशन, नंबर 3 अपॉइंटमेंट फॉर रिमूवल, रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रिन्यूअल या वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ MD, नंबर 4 इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन, और नंबर 5 जो थोड़ा डिफिकल्ट है वो ये है, रेजोल्यूशंस और अग्रीमेंट्स व्हिच इज अग्रीड बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। और अगर अग्री नहीं हुआ था तो इट विल बी रिक्वायर्ड एटलीस्ट OR। ये 5 आपको फाइल आउट करने हैं। अब आता है क्वेश्चन, इस 6 को देखोगे तो बहुत बोर हो गए, ये आपका 179 पे जाता है, हमने किया तो है, बट अगर आप चाहते हो तो इसको आप एम्प्टी रख सकते हो। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको एक बार कि ये कहता है कि 179 दैट इज कमिंग 2013 फाइनल सी का पार्ट, जहां पे बोर्ड कहता है रेजोल्यूशन टू बी पास्ड इन द बोर्ड मीटिंग इटसेल्फ रिगार्डिंग ग्रांटिंग ऑफ लोन एक्सेट्रा, ग्रांटिंग ऑफ लोन एक्सेट्रा, ये वाले पार्ट को भी आपको सबमिट करना है। अब मैं जाऊंगा डिटेल में तो बहुत स्लो हो जाएगा इसके अंदर, चाहो तो आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हो। लास्ट पॉइंट कहता है एनी अदर, मैं तो सिर्फ इसी 5 पे फोकस करना चाहता हूँ, बाय हार्टिंग के लिए इजी रहेगा। यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिख सकते हो क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके, बिकॉज यू हैव ओनली 149। आप लिखो रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 179। मैंने आपको ये सिखाया हुआ है अंडर रेगुलर वीडियोस, यहाँ पे मैं अवॉइड कर रहा हूँ, वो 5 मिनट ले लेगा मेरा। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, कब करना है, रिजोल्यूशन के 30 डेज के अंदर, रिजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के अंदर, या फिर अग्रीमेंट बन होने के 30 डेज के अंदर। फिर प्रश्न है कौन से अग्रीमेंट रेजोल्यूशन पास करने हैं, जो भी SR जो 5 लिखे गए वो आपको फाइल करना है, किसको, ROC को, किस में, MGT 14 में, कब, 30 डेज के अंदर। आई रिपीट, आपको रेजोल्यूशन अग्रीमेंट्स कौन से फाइल करने हैं, वो 5 जो आपको बोले गए, ठीक है, कहाँ पे, ROC को।
कैसे? एनडीटी 14 में। कब? डीडीएस के अंदर। आर यू क्लियर? यस। आता है मिनट्स। मिनट्स मतलब क्या? रिकॉर्ड। किसका? मीटिंग का। मीटिंग का रिकॉर्ड मिनट्स कहा जाता है। मीटिंग का रिकॉर्ड मिनट्स। साइन होगा, प्रिपेयर होगा, राइटिंग में होगा। कौन सी मीटिंग का? सब पैकेट मीटिंग का। शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की, क्रेडिटर्स की, डायरेक्टर्स की, बोर्ड की या बैलेट की। उसका मतलब क्या होगा? इट शुड बी साइंड, प्रिपेयर्ड, इट शुड बी कंजर्वेटिव नंबर। अलग अलग बुक मेंटेन करनी पड़ेगी उसके लिए। टाइम लिमिट क्या? 30 दिन के अंदर। उसके बाद मीटिंग के अंदर रेस होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग में क्या, कौन से डायरेक्टर आए थे, कौन से नहीं आए थे, और जो आए थे उन्होंने रेजोल्यूशन कैसे दिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर कहता है कि चेयरमैन का रोल क्या रहेगा। ये बोलता है कि मिनट्स के अंदर क्या लिखा जाएगा वो डिसाइड चेयरमैन करेगा। उसे लगा कि डिफेमेटरी है तो मत लिख, उसे इरेलेवेंट है तो मत ऐड कर, उसे लगा कि डेट्रीमेंटल है कंपनी के लिए तो उसको मत ऐड कर। मतलब चेयरमैन जो चाहेगा वो आएगा, चेयरमैन जो चेयर नहीं चाहेगा वो नहीं आएगा। डिफेमेटरी नहीं आएगा, इरेलेवेंट नहीं आएगा और डेट्रीमेंटल नहीं आएगा। जो बोला मिनट्स कैसी होनी चाहिए? करेक्ट एंड फेयर होनी चाहिए। ठीक है, मिनट्स को क्या मानेंगे? एविडेंस मान सकते हैं। ठीक है, पेनल्टी को छोड़ दो। टेम्परिंग किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक कहता है कि मिनट्स को मेंटेन, ये तो बात चलो ठीक है, सिंपल रेगुलेटेड है। साइनिंग पे आते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है वापस। साइन कौन करेगा? तो मिनट्स साइन बाय हुम? चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग या चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट, इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। बाकी केसेस के अंदर कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग या फिर उसके डेथ पे कोई भी और बंदा जो ऑथराइज्ड बाय बोर्ड है। आई रिपीट, बोर्ड मीटिंग्स या कमेटी मीटिंग्स में चेयरमैन ऑफ द सेम या नेक्स्ट, और मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स या फिर मेंबर्स की मीटिंग्स में चेयरपर्सन ऑफ द सेम या फिर तो कोई और बंदा ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग नहीं। उसके दोनों का मेंटेन कितना करना है? परमानेंटली मेंटेन करना पड़ेगा। क्या इंस्पेक्टर? तो आंसर इज यस, इंस्पेक्शन पॉसिबल है। इंस्पेक्शन कौन करेगा? जनरली मेंबर्स। टाइम लिमिट क्या है? आपको मिनिमम 2 घंटा देना चाहिए हर बार टू इंस्पेक्ट। ठीक है, मिनट्स का कॉपी चाहिए तो मिल सकता है। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। ठीक है, कॉस्ट क्या होगा? एज पर यू है, लेकिन 10 रुपये ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो फ्री में मिलेगा। हो जाएगा इसका 3 साल लास्ट के। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट छोड़ दो। अगर आपको नहीं दिया तो आप ऐसे को कंप्लेन करते हो तो हमको नहीं दे रहे, वो आपको डायरेक्ट करेंगे, आपको भेज देंगे। क्लियर है गाइस? यस सर। It's a simple stuff. This is how you have to. This is the time to get that pace, and this is how I feel you can pick up your pace to this all. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एकदम टाइम पास क्वेश्चन, यहाँ पे आना पहले। विच कंपनीज, लिस्टेड कंपनी के इंपॉर्टेंट है, और जो कंपनीज जिसके अंदर मिनिमम 1000 डिबेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स या कोई अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो रिकॉर्ड किस पे रखे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहने का लॉजिक क्या है? तो मतलब कि ध्यान रखना कि जब मेंटेन करोगे तो ये ध्यान रखना कि उसका, अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया, रुक जाना। ये ध्यान रखना कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मेंटेन किसको करने को कहा वो आपने देखा, वो फॉर्मेट खराब नहीं हो जाना चाहिए, वो अवेलेबल रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस भी होना चाहिए, वो रीडेबल, रिट्राइवेबल और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, वो डेटा डिजिटली साइंड करके रखो जिसकी सिक्योरिटी रहे। फिर जब भी आप उसको अपडेट करना चाहो, अपडेशन होना पॉसिबल होना चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल, देखो सिंपल वर्ड्स है कि फॉर्मेट उसका चेंज नहीं होना चाहिए, वो रेफरेंस के लिए अवेलेबल होने चाहिए, रीडेबल, रिट्राइवेबल और रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए, डिजिटली साइंड का बेस होना जिससे ऑथेंटिक क्लियर हो, और अपडेट जहाँ पे भी करने वहाँ पे अपडेट करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये बोला। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कंपनी का एमडी, सीएस या जो भी आपने जिसको ऑथोराइज किया है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए होगी? एंश्योर अगेंस्ट द लॉस ऑफ रिकॉर्ड्स, टू एंश्योर डिजिटल सिग्नेचर आर प्रॉपर। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर सब बराबर सिक्योर्ड है, एंटीवायरस डाला हुआ है, ये सब के लिए आप रिस्पॉन्सिबल। ये इसको आपको, मतलब मैं कहूँ ना तो इसको आप छोड़ सकते हो। एक ही चीज वापस रिपीट किए, 4-5 सेंटेंस जो हाईलाइट करवाए वो काफी है। इस पे याद क्या रखे तो बोलो ना सर। देखो याद ये रखना है कि कौन सी कंपनीज को डेटा इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना है। तो मैंने बोला लिस्टेड कंपनीज एंड जिनके पास 1000 शेयर होल्डर मेंबर्स डायरेक्टर्स है। ठीक है, नंबर 2,
उसमें क्या ध्यान रख जैसी बात है, तो आपका फॉर्मेट सेम रहना चाहिए, से वापस कभी भी रिट्राइवेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, डिजिटली सिक्योरिटी होनी चाहिए, और कभी भी फ्रॉड ना हो, ऐसे को ध्यान रखना। ध्यान कौन रखेगा? कंपनी का एमडी, सीएस या फिर ऑथराइज बाय द बोर्ड। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है इन मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, अब आता है रिपोर्ट। अब जीएम का रिपोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो एजीएम हुआ उसका रिपोर्ट देना है। किसको देना पड़ेगा? एग्जामिनर्स को ऑफ एवरी एजीएम। तो उस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा? तो सर आपको तो हमने कहा था मिनट्स तो दे दिया है, मिनट्स के अलावा आपको एडिशनल रिपोर्ट देना पड़ेगा अगर आप रजिस्टर्ड कंपनी हो तो। उसके अंदर क्या होगा? आपके मीटिंग के डेट, डे एंड आवर, कंफर्मेशन के चेयरमैन कौन था एक्सेट्रा, कोरम क्या है, कितने लोगों ने अटेंड की थी, उसके बाईलॉज, ट्रांजेक्शंस मेड, अजमेंट हुआ क्या, एंड ऑल दैट बेसिक पॉइंट्स, नॉट इम्पोर्टेंट, उसको बाय हार्ट नहीं करना है। समझो कि डेट एंड टाइम, कौन आया था कौन नहीं आया था, कोरम था या नहीं था, ऑक्सी था या नहीं, ऑल दैट डिटेल्स। साइन कौन करेगा? ये बोला 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, राइट? एक मेमडी होना चाहिए एंड दूसरा सीएस होना चाहिए। नाउ फाइलिंग 30 डेज के अंदर एमडीडी 15 में फाइल हो जाता है। ये एमडीडी 15 के अंदर फाइल होता है 30 डेज के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे आपको जो जो सिखाना है वो एजीएम एंड द थर्ड सेकंड विल बी योर एजीएम यहाँ पे। फिर हम और एक पार्ट में हम कल कंटिन्यू करेंगे, कुछ छोटा सा पार्ट। और हमने एक्चुअली देखा जाए तो हमारे टारगेट बेसिस पे आपने ऑलमोस्ट, ये तो मैं आपको अभी तक ये वाला पार्ट तो मैं करवा के रखूंगा आपको यहाँ पे ही, फिर जरा सा पार्ट से आपका बचेगा, दैट विल बी लाइक वी हैव डन इट इन 1 आवर। मैं कहाँ पे हूँ? सर एजीएम मतलब साल में जो एक बार होती है वो? हाँ सर वही। तो एजीएम कौन सी को नहीं करनी पड़ेगी? ओबीसी को नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है सर, बाकी सबके लिए जरूरी है। ठीक है, एजीएम की नोटिस कैसे जाएगी? 101 के लेंथ के 21 दिन के कैप पे। फर्स्ट एजीएम को नीचे सर, फर्स्ट एजीएम 9 मंथ ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? नो एक्सटेंशन फॉर फर्स्ट मीटिंग। नंबर 2, नेक्स्ट एजीएम सर, तो हमने सीखा है सर 6 मंथ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, गैप 15 डेज मैक्सिमम, एंड एवरी कैलेंडर ईयर में एक बार होनी चाहिए। यहाँ सर ये एक्शन हो सकती है कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ओके, मतलब एजीएम जो होगी वो अगर सबसे एजीएम है तो 6 मंथ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नंबर दो, गैप बिटवीन द 2 AGMs should not be more than 15 months, एंड नंबर 3, एवरी कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए। सेकंड होगा, फर्स्ट मीटिंग है तो 9 मंथ ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट वाली एक्सटेंड नहीं होगी, सेकंड वाली एक्सटेंड हो सकती है। टाइम प्लेस क्या होगा सर? टाइम प्लेस वही होगा, दैट इज बिजनेस आवर्स। एजीएम एक्चुअली में होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कहाँ होगी? तो एजीएम ऑफिस में होगी या फिर सिटी ऑफिस जहाँ पे आपके रजिस्टर्ड ऑफिस है। लेकिन अगर वो कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो वो एजीएम आपकी कहीं और पे भी हो सकती है, लेकिन अपने देश के बाहर नहीं हो सकती। ठीक है, ये 96 था तो आपने फिनिश किया। 97 क्या कहता है आपको कि एनसीएलटी को राइट क्या है एजीएम कॉल करने का? बोला हाँ, एनसीएलटी भी एजीएम कॉल कर सकती है अगर कंपनी ने एजीएम रखी नहीं थी अंडर सेक्शन 96। दैट्स क्वाइट सिंपल। अगर मेंबर चाहता है तो फिर भी मेंबर एनसीएलटी को बोलेगा कि हमारी कंपनी ने मीटिंग नहीं रखी, प्लीज आप मीटिंग रखवाइए, और एनसीएलटी मीटिंग रखवाएगी। उस पर एनसीएलटी के खुद के रूल्स होंगे, और वहां पे एनसीएलटी चाहे तो जो बंदा प्रॉक्सी में भी होगा ना उसे भी कॉरम में ऐड कर सकती है, क्योंकि एनसीएलटी ने मीटिंग बुलवाई है तो सब एनसीएलटी जो जैसे कहेगी वैसा होगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो मीटिंग 97 में हो रही है वो भी एजीएम एनसीएलटी कहने पे तो एनसीएलटी रूल्स अप्लाई होंगे। वही कब होगी? जब कंपनी ने खुद मीटिंग नहीं रखी है तो। और मेंबर्स कभी भी एजीएम रख सकता नहीं है, लेकिन मेंबर्स कह सकता है एनसीएलटी को तू मेरे लिए मीटिंग रख के दे, चलेगा। ठीक है, 98 में कहता है कि अगर एजीएम एनसीएलटी को रखनी है
या फिर किसी रिक्वेस्ट की एनसीएल को कि मुझे एजीएम रखवा के तो हमारी कंपनी का, तो एनसीएलटी को लगा ठीक फेयर है, तो एनसीएलटी यहाँ पर डायरेक्ट करेगी कंपनी को कि भाई मैं बुला रहा हूँ एजीएम, अभी एजीएम बुलवा। तो ये राइट किसके पास है? ये राइट है definitely this right is been available with whom? Tribunal to conduct EGM. Right with tribunal to conduct EGM, and ये right जो अवेलेबल है ये क्यों है? क्योंकि अगर मेंबर चाहता है कि भाई मैं EGM बुला तो सकता हूँ लेकिन मुझे मिनिमम 10% शेयर चाहिए, मेरे पास नहीं है। डायरेक्टर बोलते मैं अकेले मेरे पास पावर नहीं है बुलाने का, बोर्ड को पावर है और वो रेटिफाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो लोग रिक्वेस्ट करें एनसीएलटी को, एनसीएलटी क्या करे, एनसीएलटी EGM रखवाने का पावर दे दे। So 96 is AGM, 97 is AGM by NCLT, and 98 is EGM by NCLT. 99 is penalty. वो penalty का फर्क नहीं पड़ता। 100 लोग आज का सेक्शन कर लेते, एक और 100 लास्ट सेक्शन फॉर द डे। Almost finished 80% to 90% of this. EGM के अंदर लॉ कहता है कि EGM करवाने का पावर किसके पास है? नंबर 1 बोर्ड के पास, नंबर 2 मेंबर्स के पास, और नंबर 3 होता है एनसीएलटी के पास, जो हमने ऊपर देख लिया 98 के अंदर। ये कहता है कि बोर्ड को जब लगेगा कि मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा तो बोर्ड मीटिंग बुला लेगा, फेयर इनफ। लेकिन अगर मेंबर्स को लगता है कि हमें ईजीएम बुलवानी है तो उस मेंबर्स को हम कहते हैं रिक्वेजनिस्ट। क्या कहते हैं? हमें रिक्वेजनिस्ट। रिक्वेजनिस्ट क्या करेगा? वो कंपनी को बोलेगा कि कंपनी का बोर्ड मेरे को मीटिंग रखने का है, मीटिंग रख। तुम कौन? हम रिक्वेजनिस्ट। कितने हो तुम लोग? मिनिमम 10% ऑफ पेड अप कैपिटल या वोटिंग पावर। अच्छा, तो क्या करें हम लोग? मीटिंग बुलवाओ। तो उन्होंने बोला अगर ऐसा इन्होंने ऐसा बोला है तो बोर्ड को क्या करना पड़ेगा? 21 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा और 45 डेज के अंदर मीटिंग रख लेना पड़ेगा। ठीक है सर, 45 डेज के अंदर मीटिंग होना चाहिए और 21 डेज के अंदर कॉल करना चाहिए। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव सब मिलके 10% का पावर लेके बोर्ड को साइन कर देंगे, जिसमें उसका प्रूफ होगा कि उन्होंने साइन करके दिया है कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है, हमें मीटिंग बुलानी है। ये कहता है क्यों बुलानी है? तो तुम कौन होते हो पूछने के लिए? हमसे बोल रहे हैं कि मीटिंग चाहिए, रीजन आप पूछ नहीं सकते हमको। ठीक है सर, चलेगा। ये अगर बोर्ड ने कॉल ही नहीं की मीटिंग तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम पावर दे देंगे मेंबर्स को। मेंबर्स क्या करेगा? मेंबर्स 45 डेज के बाद, अगले 45 डेज के कभी भी मीटिंग बुला सकता है। तो मेंबर्स को मीटिंग बुलवाएगा तो डेटाबेस कौन देगा? कंपनी देगा। कौन से देगा? थर्ड डे का नोटिस देने के थर्ड डे का डेटाबेस कंपनी को कौन देगा? मेंबर्स को कौन देगा? कंपनी। और वो डेटाबेस लेके रिक्वेस्ट सब मेंबर्स को भेज देंगे कि हमको मीटिंग बुलवानी है, इस कारणों से आप आइए, और उस हिसाब से मीटिंग कंडक्ट होगी। और उस मीटिंग के अंदर जो भी खर्चा हुआ वो सब हम कंपनी से रिकवर करेंगे, और कंपनी से रिकवर करेगी उस बोर्ड से जिन्होंने मीटिंग नहीं बुलवाई थी। तो याद आ रहा है? हेलो? Yes. Yes. Yes, sir. के लिए मैं छुट्टी लेता हूँ। वापस कल मिलेंगे 4 बजे, और कल का एजेंडा यही होगा कि छोटा मोटा मीटिंग्स, और फिर हम कल जाएंगे डिपॉजिट्स पे। डिपॉजिट्स के बाद कल एफएम का कोई टॉपिक करेंगे, और नेक्स्ट डे दैट इज वेडनेसडे को हम लोग शुरू करेंगे कैपिटल या कोई और चैप्टर। टेक केयर, सी यू, गुड नाइट। Bye, sir. Thank you.